हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्धन हर्ट। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा अबाउट नेचर, कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। अगर आप किसी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स का सीनेट या फिर यूपीएससी का कोई एग्जाम, या फिर आपको प्योरली लव है अपने कल्चर से, आप जानना चाहते हैं भारतवर्ष को, भारत के कल्चर को, संस्कृति को, आर्ट फॉर्म्स को, तो आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स के बारे में। एंड ऑलरेडी हमने ट्राइबल डांस, फोक डांस को कवर कर लिया है। ये फुल चार्ट है, आप देख सकते हैं ट्राइबल डांस से किस किस तरह से मॉडर्न क्रिएटिव इनोवेटिव डांस तक हम लोग पहुंचे। तो पहला फेज जो मानव सभ्यता के इतिहास में नृत्य का था, वो ट्राइबल डांस से शुरू होता है। फिर आया क्लासिक फोक डांस, देन फोक डांस। फोक डांस जब अपनी उत्कर्ष पे था, तभी धीरे धीरे क्लासिकल डांस फॉर्म्स फॉर्म होने लगे उन्हीं हाई लेवल ऑफ फोक डांस फॉर्म से। एंड उस फेज को कहा गया क्लासिको फोक डांस। उसके बाद जो फेज आया, या फिर जो डांस फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया, उसको कहते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल का मतलब क्या है? क्लासिकल डांस को भारत में, भारतीय भाषा में शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। शास्त्रीय मतलब शास्त्र से बंधा हुआ, शास्त्र में जिसका बेस बना हुआ है। तो क्लासिकल डांस का बेस जो है वो पर्टिकुलर शास्त्र ग्रंथ, मतलब इंडियन स्क्रिप्चर्स पे है। एंड बेसिकली उन सब का अलग अलग रीजनल, जो रीजन बेस्ड जो क्लासिकल फॉर्म्स है, उन सब का भी बेस एक ही जगह पे है, एंड दैट इज नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र वो ग्रंथ है जिसने भारतवर्ष के नृत्य धारा को एक अलग ही रूप दिया। नाट्य शास्त्र को लेके बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ, उनके अलग अलग थ्योरीज हैं, उनके ऊपर हम बाद में जाएंगे। बट आपको इतना तक पता होना चाहिए कि शास्त्रीय इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शास्त्र, विच मीन्स स्क्रिप्चर। और ये स्क्रिप्चर जो है, सबका बेस एक ही जगह पे है नाट्य शास्त्र में। इवन दूसरा जो बहुत ज्यादा प्रचलित प्राचीन ग्रंथ है नृत्य से रिलेटेड, उसका नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण भी बहुत जगह पे नाट्य शास्त्र को साइट करता है, मेंशन करता है कि इस तरह से नाट्य शास्त्र में इस चीज का उल्लेख है। तो हम लोग इन डिटेल अभिनय दर्पण भी पढ़ेंगे और नाट्य शास्त्र भी पढ़ेंगे इन लेटर क्लासेस। तो ओरिजिनल इवोल्यूशन कैसे हुआ, मैंने पहले ही कहा है कि क्लासिको फोक डांस जब शुरुआत में बनना शुरू हुआ, मतलब 600 बीसी से 400 बीसी तक, क्या हुआ कि क्लासिको फोक डांस अपनी शिखर पे पहुंचा। फोक डांसेस जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुके थे, उनमें से ही डेवलप्ड हुए क्लासिकल डांस फॉर्म। तो 600 बीसी से 400 बीसी तक क्लासिको फोक डांस प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। देन धीरे धीरे बाय 200 बीसी और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होने लगा क्लासिको फोक डांस, गिविंग बर्थ टू क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स क्लासिकल डांसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 200 बीसी टू 200 सीई क्या हुआ कि एक कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन ऑन डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा बनाया गया। और किन्होंने इसको कंपाइल किया? भरत मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
भारत के लिए, क्योंकि आज भी स्टेज के पैटर्न से लेके एक्सप्रेशंस को लेके बहुत कुछ 90% आज भी हम लोग नाट्य शास्त्र का फॉलो करते हैं। एंड इवन रीजनल बुक्स जो हैं नृत्य के ऊपर, नाट्य के ऊपर, वो लोग भी बहुत ज्यादा केयरफुली डिपेंडेंट हैं नाट्य शास्त्र के ऊपर ही। तो कहते हैं कि ओवर द सेंचुरीज दिस डांस फॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस इन्फ्लुएंसेस। ऑब्वियसली समय बदलता रहा, लोगों के माइग्रेशन चलते रहे, ट्रेडिशंस बदलते रहे, सोशो पॉलिटिकल चेंजेस होते रहे, एंड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे क्लासिकल डांस ने भी अपना अपना रूप बदला। और किस तरह से बदला अभी हम आगे देखेंगे। तो 5 फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। पहला फेज था भरत मुनि से पहले समय का, प्री भरत पीरियड। उस समय को 600 बीसी से 200 बीसी तक का कहा जाता है। क्लासिको फोक टू क्लासिकल बना ये नृत्य। और क्या हुआ कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन डेवलप होने लगी थी तब। फेज 2 में क्या हुआ, नाट्य शास्त्र एग्जिस्टेंस में आया। और नाट्य शास्त्र ने क्या किया, पूरी काया ही पलट दी। पूरा का पूरा जैसे पाणिनि ने व्याकरण लिखा था संस्कृत का, बिल्कुल इसी तरह से भरत मुनि ने कंपाइल कर दिया था एक नया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोमेट्री ऑफ डांस। तो सिर्फ डांस नहीं, डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो कहा जाता है कि उस समय भरत संप्रदाय, नंदिकेश्वर संप्रदाय और कोहल मतंग संप्रदाय, ये 3 ग्रुप या घराना ऑफ डांसेस एग्जिस्ट किया करते थे, जो थोड़ा थोड़ा वेरी करते थे, बट सब ने भारत को रेफर सबने किया है। तो फेज 3 जो है, फेज 3 में आता है क्लासिकल डांसेस ऑफ नाट्य साहित्य। ये वो समय है जब अलग अलग डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आ रही थी, हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो फॉर्म हो रहा था। और बड़े बड़े नाट्यकार तब अपना दबदबा बना रहे थे, बड़े बड़े कवि अपना दबदबा बना रहे थे भारत के साहित्य परंपरा में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नाट्य का समय जो है उसको भी हम स्टडी करेंगे। अलग अलग नाट्यकारों के बड़े बड़े नाटकों के नाम सारे कुछ आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग इट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या फिर कहीं पे भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो क्लासिकल डांसेस ऑफ नाट्य साहित्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल रखता है। एज पर कालिदास ड्रामा, कालिदास ने बहुत, महाकवि कालिदास के अलग अलग ड्रामास बहुत फेमस है। मेघदूतम से शुरू करके विक्रम उर्वशी, देन मालविका, अग्निमित्रम, तो इनमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स के उल्लेख हैं, है ना। तो विक्रम उर्वशी में उर्वशी तो थी ही स्वर्ग की अप्सरा, तो नृत्य का ऑब्वियसली उल्लेख बहुत ज्यादा होना है। तो वहां पे उर्वशी की सखी चित्रलेखा, उनको बहुत सारे नृत्य आते थे, उसका उल्लेख है। तो इंटरेस्टिंगली उनका नाम था द्विपादिका नृत्य, जम्भालिका नृत्य, खंड खंडधारा नृत्य, भिन्न का नृत्य, चरचरी नृत्य, ऐसे बहुत सारे नाम पाए जाते हैं। कुछ नाम तो हरिवंश में मिलता है, हरिवंश पुराण जो है उसमें, जैसे कि हल्ली सका नृत्य, रास नृत्य, वंश नृत्य। वंश नृत्य आज भी एग्जिस्ट करता है एज फोक डांस इन मिजोरम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बैम्बो डांस जिसे कहते हैं। रास नृत्य आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो जरूरी नहीं जो पहले के क्लासिकल में आते थे वो पूरा का पूरा क्लासिकल रहे हो, कुछ कुछ फोक में भी कन्वर्ट हो गए, या फिर उनका क्लासिको फोक लेवल के बाद उन्होंने अपने आप को फोक में रखना ही अपने आप को श्रेय समझा। और आज वो लोग फोक की मर्यादा में खड़े हुए हैं। तो फेज 4 जो है वो था देवदासी डांस फॉर्म्स, जिनको दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो मंदिर बेस्ड देवदासी नृत्य परंपरा जहां जहां पे चल रही थी, उनको अब तो अलग अलग नाम से जानते हैं, बट उस समय को इनको कहा जाता था दासी अट्टम। देन
फेज 5 जो है वो प्रेजेंट पीरियड है, मंच मंच पीरियड। मंच पीरियड मतलब ये तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का रिजल्ट है, जो हम लोग नृत्य को लेके इतना ओपन हुए। बहुत सारे गुरु रहे हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और नृत्य को उन्मुक्त किया पूरी दुनिया के लिए। तो एक समय हो गया था कि टेम्पल्स के बाद जो एक फेज आता है, वहां पे राज दरबार में जब नृत्य जाने लगा, तब क्या हुआ कि नृत्य का जो वैल्यू है वो कम होने लगा था। बट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ने नृत्य को फिर से ओपन किया, और आज नृत्य अपनी मर्यादा को लेके, अपने वैल्यू को लेके, अपने ग्रैंडियर को लेके खड़ा है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन इंडिया स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डांस फॉर्म्स इन इंडिया। पहले नृत्य विकसित हुआ गांव में, फिर गांव से निकल के मंदिर तक पहुंचा। मंदिर से उसको और उन्मुक्त होना था। बट बेसिकली ये रीजन होगा शायद कि एक तो नाट्य साहित्य ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि रॉयल कोर्ट में नृत्य को इंक्लूड किया जाए। अलोंग विद दैट, विदेशी आक्रमणों के टाइम पे नृत्य और ज्यादा संकुचित हो गया। तो लोगों को लगने लगा कि ये डांस वांस अच्छे लोग नहीं करते हैं, तो इसी तरह से ये बंद होने लगा। देन बहुत से पर्सनालिटीज ने मूवमेंट किया, एंड फाइनली डांस ये सारी बाइंडिंग्स को तोड़ के स्टेज तक पहुंचा, जहां पे उसकी उसका एक्चुअल रोल है या फिर पोजीशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है क्लासिकल डांस के? एक तो कोडिफाइड है, मतलब क्लासिकल डांस ये वाला फॉर्म है, भरतनाट्यम है, तो इसमें ये ऐसे मूवमेंट होगा, इसको करना ही पड़ेगा, इसको आप दूसरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। एस्थेटिक्स है, मतलब उसमें ब्यूटी है, ग्रेस है, सोफिस्टिकेटेड कोरियोग्राफी। फोक में क्या होता है कि विलेज बेस्ड कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफर जो है उसने एक, वो कोई पर्टिकुलर कोरियोग्राफर है नहीं, एंड गांव के लोगों ने मिलके उस म्यूजिक के ऊपर डांस करना प्रैक्टिस किया, और वो जनरेशन वाइज एक दूसरे को देख देख के सीख रहे हैं। बट यहाँ पे कोरियोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, अर्बनाइज्ड है, एंड एलिटिस्ट है। फुल डायलेक्ट्स, बोल होते हैं, ताल, बोल, वोकेबुलरी होता है, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कारी चारी ये सारी चीजें है ना, करण। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, आपको समझना है। मोस्टली सोलो प्रैक्टिस किया जाता है, दो ग्रुप क्लासिकल डांसेस आर परफॉर्म दिस डेज। गुरु एंड घराना बेसिस लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, मतलब गुरु के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एंड सालों साल गुरु से आपको ट्रेनिंग लेनी है। एंड अब गुरु के अंडर जाओगे, आप सेम डांस सीखने जाओगे, आपको अलग अलग घराने भी मिलेंगे। आपको कथक सीखने का मन है तो आप गुरु के पास गए, फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन से घराने से हैं, लखनऊ घराने से हैं, जयपुर घराने से हैं, या फिर बनारस घराने से हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग घराने मिलते हैं। देन है टेम्पो मीटर बीट्स, मतलब ताल, ताल की गति को लय कहते हैं। तो ये सारी चीजों को, मध्य लय, द्रुत लय, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, अकॉर्डिंगली आपको मूव करना पड़ता है। हस्त मुद्रा आपको लर्न करनी है, एक्सप्रेशन है ना, दिस भाव, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, और वो कोडिफाइड है, जिस तरह से आपको सिखाया जाएगा आपको वैसे ही करना है। आप किसी ताल को उल्टा पुल्टा नहीं गिन सकते, जैसे आपको दिया गया है, एक गुना जैसे दिया गया है, दो गुना जैसे दिया गया है, चार गुना, आठ गुना, 16 गुना, जैसे भी करना है, जो दिया हुआ है उसी को आपको लर्न करना है, और उसी को आपको प्रेजेंट करना है, उसको आत्मस्थ करना है, एंड देन आपको प्रेजेंट करना है। फोक में गुरु की जरूरत नहीं होती, गुरु आपके आसपास ही होते हैं, आपकी माँ, दादी, चाची, आपके पापा, आपके ताऊ, वहीं से आप सीखते हैं और
उसी चीज को आप देख देख के मिमिक करते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इसको लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। बहुत सारे लोग कुछ डांसेस को मेजर मानते हैं, कुछ लोग उतने सारे डांसेस को मेजर नहीं मानते, बट बेसिकली जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं, मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भरतनाट्यम, originating फ्रॉम तमिलनाडु, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फिक्स्ड टॉर्सो, बेंट लेग्स, इंट्रिकेट फुटवर्क, एक्सप्रेसिव जेस्चर्स। तो ट्रेडिशनली इसको सोलो वुमेन डांसर्स द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता था, बट मेल डांसर्स आल्सो पार्टिसिपेट। एंड इसमें क्या होती है कि स्टोरी टेलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी प्रेजेंट किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब अभिनय पार्ट प्रेजेंट किया जाता है, तब तो किसी हिंदू माइथोलॉजी को ही दर्शाया जाता है। वैसे बातों बातों में बता दूं, मेरे चैनल में बहुत सारे फोक टेल्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी हैं। एंड फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम का एक प्ले लिस्ट है, वहां पे भी है, यू कैन गो थ्रू इट। आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर यूपीएससी यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन गो थ्रू दिस वीडियोस। 2 मिनट में आपका एक अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। और जिनको कल्चर में इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत ही मजेदार होगा। आई एम प्रेटी श्योर आप खुद बोलेंगे कि बहुत मजा आया। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के बाद कथक। तो कथक की खासियत ये है कि ये आता है भारत के नॉर्दर्न पार्ट से। कथक शब्द जो है वो डिराइव किया गया है कथा, कथा शब्द से, कहते हैं कथा कहे सो कथक कहावे। तो आजकल हमारे पास स्टोरी बुक्स अवेलेबल हैं, टीवी में हम लोग बहुत सारी स्टोरीज देख लेते हैं, है ना। और अब तो भाई मोबाइल में भी सब कुछ अवेलेबल हो गया है, गूगल कर दो किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी माइथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में, आपको सब मिल जाता है। बट उस समय की बात है जब हमारे पास कहानियों के ट्रांसमिशन के लिए एकमात्र सोर्स हुआ करते थे कथक। ये कथा ट्रेडिशन बहुत पुराना है। हम लोग एक स्पेशलाइज वीडियो करेंगे कथा ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो खो जाओगे। So traditionally, it is performed by male dancers and females also participate. धीरे पहले तो ये मेल डांसर्स द्वारा डोमिनेटेड था, फिर धीरे धीरे फीमेल डांसर्स ने लीड लिया। देन जब रॉयल कोर्ट्स में पहुंचा, तब फीमेल डांसर्स लीड में आने लगी। एंड देन अब इक्वली मेल एंड फीमेल्स पार्टिसिपेट द डांस फॉर्म। इंटरेस्टिंगली इसमें ये शुरुआत हुआ हिंदू परंपरा से, फिर मुगल कोर्ट में जब पहुंचा देन, और उसके बाद लखनऊ में जब नवाबों के पास पहुंचा, तो उसमें इस्लामिक एलिमेंट्स भी बहुत मिक्स हो गए। एंड इट एक्सप्रेसेस ब्यूटी ऑफ कल्चर। ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर है, वो कथक को और ज्यादा समृद्ध करती है। तो इसमें खासियत ये है कि एक तो है इसके जो फुटवर्क है ना, rhythmic footwork, that are very interesting, postures, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। कथक के ऊपर भी हम लोग इन डिटेल क्लासेस करेंगे। एंड अभी बस एक इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कथकली। कथकली जो है वो केरला से आता है। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक राजा ने आ, दूसरे राजा से कुछ परफॉर्मर्स मांगे थे वहां पे, अब उनके स्टेज पे परफॉर्म कराने के लिए, बट उन्होंने नहीं दिया था। एंड वही से फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही डेवलप कर दूं। एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म है। और कथकली मेनली कहानी सुनाती है रामायण एंड महाभारत की। ये भी कथा ट्रेडिशन से ही रिलेटेड है। भारत के ना 90% डांस फॉर्म्स जो है वो अलग अलग कथाओं को ही सुनाते हैं। एंड अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग मूव्स।
और आपके सामने प्रेजेंट की जाती है कथा। और कथा भी इस तरह से, हमारे भारत में एक ही कहानी के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल है। तो आपको बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिल जाते हैं नृत्य के माध्यम से, कि अच्छा कथकली में ये कथा सुनाई जा रही है, बट वहां पे आप देखेंगे कि कैरेक्टर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है कथक वाले कैरेक्टर से। दो बोथ आर द सेम कैरेक्टर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है भारतीय नृत्य परंपरा का, और ये ओपननेस भी सिखाता है। मतलब आप रेस्ट्रिक्ट नहीं होगे दूसरे कल्चर को देख के, आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं मेरा वाला बेस्ट है और आपका वाला बेस्ट नहीं है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। हर एक कल्चर अपनी जगह पे परफेक्ट है, और वहां की कहानियां उस कल्चर को और ज्यादा सुंदर बनाती हैं। हम लोग देखेंगे किस तरह से एक ही कैरेक्टर अलग अलग शेड्स में पूरे देश में व्यक्त होता है। दैट्स ब्यूटी ऑफ इंडिया, दैट्स ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो परफॉर्मेंस आर मार्क्ड बाय द ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग एंड इंट्रिकेट मूवमेंट। इनके जो मेकअप्स होते हैं कथकली डांस के, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। वो गेटअप लुक्स का हम लोग डिटेल में जब कथकली स्टडी करेंगे देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग मेकअप, ये जो कलर्स हैं, फेस में कलर किया जाता है, या फिर ये जो बियर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये अलग अलग कैसे रिफ्लेक्ट होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर ऑल दिस थिंग्स विथ यू पीपल। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। एंड ये जो ये भी एक डांस ड्रामा बेस्ड परफॉर्मेंस है। इसमें ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट होते हैं, फुटवर्क्स होता है। एंड ये भी हिंदू माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करती है। ये सोलो भी होती है, ग्रुप परफॉर्मेंस भी होती है। एंड इसमें जो होता है ना, इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। मतलब भाव का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है इसमें। ओडिसी। ओडिसी इज अ ब्यूटीफुल डांस फॉर्म। Odisha itself is the land of Jagannath culture, Lord Jagannath culture, and इसे कहते हैं it is the one of the oldest surviving dance forms of India. इसमें आप इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि भरत मुनि ने जो अलग अलग धाराओं का उल्लेख किया है, एक धारा ओड्र मार्ग भी करके रखा था। तो उड़ीसा का उल्लेख वहां पे भी है, और उसी से डायरेक्टली लिंक्ड है ये नृत्य परंपरा। तो इसमें जो है ये डिपिक्ट करती है स्टोरी फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, एंड द डांस इज नोन फॉर डिस्टिंक्टिव पोजेस, ग्रेसफुल एंड कर्व्ड पोस्चर्स। चौका, त्रिभंगी एक्सेट्रा इसमें ही आते हैं। इसमें भाव का प्रयोग भी बहुत ज्यादा है। कवि जयदेव का गीत गोविंदम जो है, उसको मुझे लगता है कि पोर्ट्रे करने का सबसे 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 बढ़िया माध्यम ओडिसी ही है, क्योंकि वो उनका लैंड है, और बहुत अच्छे से उस मेलोडी को मैच करता है ये नृत्य परंपरा। मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य, इसकी तो बहुत बढ़िया एक कहानी भी है। कहते हैं कि आ, रासलीला के समय शिव जी नारी का भेष देव धर के वृंदावन में आ गए थे। एंड श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ उन्होंने नृत्य किया था गोपियों के भेष में, गोपियों गोपी बन के। बट उससे पहले जब शिव जी जा रहे थे रास नृत्य देखने के लिए, तब माता पार्वती ने कहा था मुझे भी ले जाना। बट शिव जी भोले भाले, उनको जैसे ही चांस मिला वो चले गए और भूल गए माता के बारे में। इससे माता बहुत गुस्सा हुई, और फिर माता ने कहा कि नहीं, हमें आपसे बात भी नहीं करना, और आपकी कोई बात सुनने की नहीं। फिर शिव जी ने क्या किया कि उन्होंने माता को कहा चलिए मैं और एक रास नृत्य का आयोजन करता हूँ, और दुनिया का एक बहुत ही सुंदर जगह आपके लिए ढूंढ निकालता हूँ। और फिर उन्होंने ढूंढते ढूंढते उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर को चुना। और मणिपुर नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे जैसे कि डांस का प्रोग्राम रात को होने वाला था, तो लाइट की कमी ना हो, तो उन्होंने एक मणि स्थापित किया था, तो उसी से उस जगह का नाम पड़ा मणिपुर। तो मणिपुर में आपको बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा रास नृत्य का। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि रास नृत्य का आयोजन किया गया था। तो
इसमें अलग अलग फॉर्म के रास नृत्य दिखाई पड़ते हैं बेसिकली। अलोंग विद दैट उनके लोक नृत्य धाराओं का भी प्रभाव है इस क्लासिकल डांस में। इसमें जो लेडीज डांस है, मतलब फीमेल परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करती हैं, लास्य, भारतीय क्लासिकल परंपरा में सॉफ्ट फेमिनिन डांस को लास्य कहा जाता है, एंड टफ विगरस डांस जो है मेल्स परफॉर्म करते हैं उसको तांडव कहा जाता है। तो इसमें लास्य जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल है। एट द सेम टाइम इसमें जो तांडव की धारा है वो भी बहुत विगरस है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इतना डिस्टिंक्टिव चेंज इन तांडव एंड लास्य, द सेम डांस फॉर्म, बहुत ही रेयरली दिखने को मिलता है। तो मणिपुरी डांस इस रीजन के रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं इसका कॉस्ट्यूम भी बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है, डॉल जैसे लगते हैं सब। दैट्स अ ब्यूटीफुल डांस फॉर्म। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इज फ्रॉम केरला, एंड ये बहुत ज्यादा ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है। एंड इसमें थीम ऑफ लव होता है, डिवोशन होता है। और ये जो नाम मोहिनी है, मोहिनी मतलब आपको मोह लेने वाली। इंटरेस्टिंगली कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब भगवान नारायण ने आ, अमृत को बचाने के लिए और देवताओं में बांटने के लिए, बिकॉज जो असुर थे, असुर के पास अगर अमृत में पड़ जाता तो दुनिया को बचाना मुश्किल होता था। एंड फॉर दैट पर्पस प्रभु नारायण ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिनका नाम पड़ा मोहिनी। तो मोहिनी रूप में उन्होंने दैत्यों को छला एंड देवताओं को अमृत का पान कराया। तो उस कहानी को डेडिकेट करते हुए, मोहिनी को डेडिकेट करते हुए इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। और कहते हैं देवी मोहिनी ने इसी नृत्य को परफॉर्म किया था। सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो है उससे कहा जाता है कि रिलेटिवली रिसेंट एडिशन, शंकर देव एंड माधव कंदेली के समय असम में एग्जिस्टेंस में आया। एंड इसको सत्र, वहाँ के जो मोनेस्ट्रीज या टेम्पल्स हैं उनको कहा जाता है सत्र। सत्र। और वहाँ का जो धर्म है उसको नाम धर्म कहते हैं। तो वो हिंदुइज्म है, वैष्णविज्म की धारा है, तो वहां पे परफॉर्म किया जाता है। तो सत्रिया में सोलो परफॉर्मेंसेस भी होते हैं एंड ग्रुप परफॉर्मेंस भी होते हैं। हम डिटेल्स में देखेंगे कौन सा टैक्स के ऊपर यहाँ की हस्त मुद्राएं वगैरह डिपेंडेंट है, एवरीथिंग विल सी। हम और डिटेल्स में सारे क्लासिकल नृत्य धाराओं को पढ़ेंगे, जानेंगे, एंड अपने व्यूज भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज गौड़िया नृत्य। गौड़िया नृत्य जो है वो बंगाल का क्लासिकल डांस है जिसका नियरेस्ट रिलेटिव है ओड्र मागधी। तो कहते हैं कि ये नृत्य धारा जो थी वो बंगाल में बहुत प्रोमिनेंट थी। बंगाल का जो लोक साहित्य है उसमें देख सकते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर डांस कर रही है और अलग अलग पोस्चर्स के बारे में बात कर रही है जो आज के समय में किसी भी डांस फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक लोक कथा है जिसमें नाग देवी के साथ अ, एक लोकल किंग की जो फिलोसॉफिकल लड़ाई के बारे में कहा गया है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई के बारे में, जहाँ पे उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं एक लोकल राजा। एंड देन उनका जो बेटा है उनको नाग देवी का ही एक सांप डस लेता है। एंड देन उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो उनके सन को लेके स्वर्ग में जाती है एंड शी परफॉर्म्स डांसेस। वो पास्ट लाइफ में उषा थी, एक अप्सरा, एंड उनके हस्बैंड जो थे वो भी डांसर थे, अनिरुद्ध। तो एज पर द स्टोरी जब वो स्वर्ग में जाती है शी परफॉर्म्स वेरी वेल और उसको देख के भोलेनाथ शिव शंभू खुश होते हैं। और फिर मनसा देवी से, जो नाग देवी मनसा है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके पति को जीवित किया जाए। एंड फाइनली मनसा देवी
उनके पति को जीवित करती हैं, बेहुला के पति को, जो लेडी जो अपने हस्बैंड को लेके गई थी। एंड फाइनली क्या होता है कि फिर उषा और अनिरुद्ध मतलब बेहुला और उनके पति अर्थ में लौट के आते हैं। एंड देन वो अपने फादर से कह के, मतलब उन राजा से कह के, मनसा देवी का पूजा, नाग देवी का पूजा प्रचलित करते हैं बंगाल में। तो ये बेसिक स्टोरी है। एंड दिस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बंगाल, बिहार के कुछ एरियाज में भी, उड़ीसा में भी, असम में भी, त्रिपुरा में भी इस कहानी को माना जाता है। तो वहां पे जब वो लेडी मतलब बेहुला जब स्वर्ग में डांस कर रही, कुछ पोस्चर्स के वर्णना है। और वही पोस्चर्स आपको बंगाल के कुछ मंदिरों में उकेरी हुई देखने को मिलती हैं, जो बाकी डांस फॉर्म्स में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी के पॉट्स के ऊपर डांस करना। आ, ऐसे बहुत सारी चीजें थी उस समय। तो इन सारी चीजों को मिला के, फॉलोइंग द टेक्स्ट एंड द दैट इज रॉक क्रेविंग्स एंड मंदिर में बने हुए स्कल्पचर्स, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्रोफेसर श्रीमती डॉक्टर महुआ मुखर्जी मैम ने 1980s में इस डांस को रिवाइव किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने इस डांस फॉर्म को करने वाले बच्चों को फेलोशिप भी देना शुरू किया है, रिसर्च स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो यहाँ तक था हमारे अलग अलग मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। दो हमारे पास भगवत मेला या फिर ऐसे और भी फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम बाद में और डिस्कस करेंगे। इवन कुछ कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं जो जिनको जिनकी कोरियोग्राफी डांस की तरह ही है and बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वो, उनके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी हमने मेजर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में बात किया। तो इसके साथ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया का जो बेसिक चैप्टर है वो खत्म होता है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन जस्ट मेल मी या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक